हेलो एंड वेलकम टू संकल्प द मिशन एकेडमी। मैं सोनू आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 में स्वागत करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने इससे पहले तक हमारे इस टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेशन, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, देख लिया था। सेकेंड नंबर पे हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जिसने ये पोर्शंस नहीं देखे हैं तो वो लास्ट वाली हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब हम जो थर्ड इसका पार्ट रहेगा उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ईसोफेगस। ईसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस या फूड पाइप की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, भोजन नली। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भोजन नली। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूरे के पूरे पाचन तंत्र का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, किसी प्रकार का यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे भाई कोई ग्लैंड नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं, कोई ग्लैंड नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं। और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि डाइजेशन को करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एंजाइम की। और ये एंजाइम आती कहाँ से है, तो ये आती है भाई ग्रंथियों से। सिंस इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती है, कोई ग्लैंड नहीं होती, तो कोई एंजाइम नहीं होती, कोई एंजाइम नहीं होता, तो इस वजह से हमारे इस हिस्से में कोई डाइजेशन नहीं होता है। आई होप ये इतना आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। डन। चलो इसके बाद में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के तीसरे हिस्से की बात करते हैं जो कि होता है हमारा स्टमक। स्टमक को हिंदी में कहा जाता है अमाशय। स्टमक या अमाशय की अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या होता है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। यह एक जे के आकार का अंग होता है। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। डन। नेक्स्ट बात करें तो स्टमक जो है ये आपका 3 हिस्सों में बटा होता है। इस तरीके से स्टमक होता है, ये हमारा 3 हिस्सों में बटा होता है। कैसे? ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा किससे अटैच होगा भाई, ये अटैच होगा ईसोफेगस से। तो वो वाला पार्ट जो फूड पाइप या भोजन नली से जुड़ा होता है, किसका, पेट का, उस हिस्से को कहा जाता है कार्डियक। इस हिस्से को कहते हैं भाई कार्डियक। बीच वाला ये जो फुला हुआ सा हिस्सा होता है यहां तक, इस वाले हिस्से को कहते हैं फंडस। फंडस। और इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा जो जाके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा, इस हिस्से को कहते हैं पाइलोरस। तो एग्जामिनर पूछे कि कौन सा हिस्सा होता है स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, वो होता है पाइलोरस। बीच वाले हिस्से को कहते हैं फंडस और सबसे आगे वाले हिस्से को कहते हैं कार्डियक। आई होप इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। चलो और आगे इसमें हम फिर पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई स्टमक के पार्ट्स की। अब बात करेंगे स्टमक के डाइजेशन की यानी कि पाचन की। तो नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं स्टमक में डाइजेशन की। अगर हम बात करें तो भाई डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डाइजेशन कराएंगे कौन, इसके अंदर होती है ग्लैंड। इसके अंदर होती है क्या, ग्रंथि। और ये ग्रंथि कौन सी वाली ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होती है इसका नाम क्या होता है, इस ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस वाली ग्लैंड को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक मिनट देखो, स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस बनाती है, इस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसको कहते हैं जठर रस। जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा क्या था, लाल क्या था, एक जूस था। अब उस जूस के अंदर भी अलग अलग चीजें होती है। वैसे ही इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर होती है 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले होता है भाई HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो इसके अंदर रहता है ये होता है म्यूकस। जैसा म्यूकस सलाइवा में था, ऐसा ही सेम म्यूकस किस में होता है, आपके स्टमक में भी होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। और तीसरे नंबर पे इसमें क्या होती है, इसमें होती है एंजाइम्स। इसके अंदर होती हैं एंजाइम्स। अब इन सब की तीनों की खास बात सुने तो सबसे पहले तो HCl की बात करें तो जो HCl होता है इसका क्या काम होता है, HCl का काम होता है इन एंजाइम्स को, इन एंजाइम को एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम देना। क्योंकि ये जो एंजाइम्स है ना, ये एक्टिव होंगी और अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, किसकी वजह से, HCl की वजह से। उनको एसिडिक मीडियम, अम्ल नेचर चाहिए होता है उसमें कन्वर्ट होने के लिए अपनी एक्टिव स्टेट में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होती हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये सक्रिय नहीं होती है, असक्रिय होती है। तो इनको सक्रिय बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, HCl। तो HCl का काम क्या होता है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को क्या करेगा भाई, एक्टिवेट करेगा, सक्रिय करेगा। कौन सी एंजाइम्स, तो देखो पाई जाती है दो एंजाइम्स इसके अंदर, जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। एक एंजाइम है पेप्सिनोजन और दूसरी एंजाइम है RENNIN, रेनिन। हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में जनरली कौन सी एंजाइम पाई जाती है, पेप्सिनोजन और रेनिन। तो ये जो पेप्सिनोजन है और ये जो रेनिन है, ये दोनों एंजाइम्स क्या है, ये दोनों है इसकी इनएक्टिव फॉर्म। ये दोनों क्या है भाई, इनएक्टिव है, ये किसी भी चीज का कोई डाइजेशन नहीं कर सकती। इनकी जो रूप है ये असक्रिय है, ये डाइजेशन नहीं करती है। इनके अंदर कौन आता है, इनके अंदर आता है भाई HCl। HCl आएगा, HCl इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्सिन में। HCl ने पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट किया, पेप्सिन में। और सॉरी, ये रेनिन नहीं होती, ये होती है प्रोरेनिन। ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, रेनिन के अंदर। प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। तो अब ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हो गई भाई एक्टिव। अब ये करेंगी डाइजेशन, ये क्या करेंगी, डाइजेशन करेंगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, HCl का काम कोई डाइजेशन का नहीं होता है। हमारे स्टमक का जो HCl होता है वो जो एंजाइम्स डाइजेशन करती हैं वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होती है। तो HCl उनको वो मीडियम देता है और इनको एक्टिव करने का काम करेगा। एक्टिव कैसे होंगी, पेप्सिनोजन पेप्सिन में और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप इतना आप लोगों को सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस म्यूकस की। तो इस म्यूकस का क्या काम होता है, तो देखो भाई ये जो एसिड है इसका पीएच जो रहता है, ये पीएच रहता है लगभग 2 से 3 या जनरली 1 से 2 के आसपास में इसका पीएच रहता है। तो इतना पीएच मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इतना पीएच का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारी बॉडी की हर एक सेल एक जैसी होती है, चाहे हमारी सेल है, चाहे बैक्टीरिया की सेल है, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप सेल लेंगे तो जो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपिड की उनकी भी बनी है, हमारी भी बनी है। हमारी बालों की सेल, हमारी स्किन की सेल, हमारी हड्डियों की सेल, हर जगह की जो सेल्स हैं वो सेम टाइप की होती है, सिर्फ वेरी क्या करती है, उनकी शेप और साइज। वो उनका क्या काम है उसके आधार पर अलग अलग सेल का शेप अलग होता है और साइज अलग होता है, आकार एवं आकृति में वो अलग होती है। अदरवाइज उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबका सेम होता है, बनी है एक ही चीज की होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो अगर मैं इतनी पीएच वाला एसिड हमारी स्किन पे डाले तो स्किन जल जाएगी, पर ये हमारा पेट नहीं जलता। क्यों, पेट के किसी और चीज का बना है, नहीं, पेट भी उसी तरीके की सेल का बना है जिस तरीके की सेल की आपकी स्किन बनी है। पर पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि भाई ये म्यूकस जो होता है, ये जो म्यूकस है श्लेष्मा, इसने कितनी मोटी सी परत बना रखी है पेट के चारों तरफ की, ये एसिड को इसमें जलाने नहीं देता। ये इतनी मोटी इस पे क्या होती है, म्यूकस की श्लेष्मा की परत होती है। तो म्यूकस का काम क्या होता है, तो म्यूकस का काम होता है इट प्रोटेक्ट्स
वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल्स को बचाता है, किससे? फ्रॉम HCl, HCl से स्टमक की वॉल्स को बचाता है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन किस चीज का हो रहा है। ये ग्लैंड्स वगैरह हमने देख ली, अब बात करेंगे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन आखिर किस चीज का होता है। तो हमने एंजाइम्स देखी, एक है पेप्सिन और दूसरी है भाई रेनिन। तो पेप्सिन एंजाइम हमारे खाने के प्रोटीन्स को, खाने में जो हमारे प्रोटीन्स थे ना, उस प्रोटीन्स को ये पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट करती है? ये पेप्सिन एंजाइम उनको कन्वर्ट करती है पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन्स का सेमी ब्रेकडाउन, यानी कि थोड़ा सा डाइजेशन करना। अब आप फर्स्ट क्लास को फिर से याद करें, स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था? हमारे माउथ में। किसने किया था? सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ने। उसके बाद हम इसोफेगस पे गए, यहाँ किसी का डाइजेशन नहीं हुआ। देन आए स्टमक पे, तो स्टमक में किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? हमारे स्टमक के अंदर। अभी तक फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये रेनिन एंजाइम क्या करती है? तो भाई हमारे जो मिल्क प्रोटीन है, दूध में जो प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है, मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसीन। कैसीन, दूध के प्रोटीन को कहते हैं कैसीन। तो उस कैसीन को रेनिन एंजाइम किस में तोड़ती है? उस कैसीन को रेनिन एंजाइम तोड़ती है पैराकैसीन में। पैराकैसीन, अब ये पैराकैसीन इस प्रोटीन जैसा ही हो गया, नॉर्मल प्रोटीन जैसा। बेसिकली क्या होता है, दूध का जो प्रोटीन होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का बना होता है बाकी के नॉर्मल प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। तो उसको पहले इतनी बड़ी मोटी सी दीवार को तोड़ने के लिए हमें पहले तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए होगी, तो वो होता है रेनिन। वो टूट के नॉर्मल बाकी के प्रोटीन्स जैसे कैसीन, पैराकैसीन में। अब इसके ऊपर में आ जाएगी भाई पेप्सिन एंजाइम, और ये पेप्सिन एंजाइम इसको फिर तोड़ देगी पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। ठीक है, ये जो रेनिन एंजाइम होती है ये छोटे बच्चों में ज्यादा बनती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पीते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं रेनिन बनना हमारे शरीर में कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों का जो दूध होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होता है, मतलब हर दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। तो मिल्क के प्रोटीन को कैसीन कहते हैं और इसको रेनिन एंजाइम पैराकैसीन में, फिर वहां से पेप्सिन एंजाइम इसको तोड़ के पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।